अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास नंबर 2, बैच 40। अच्छा जी, हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि ये पूरा जो रिकॉर्डिंग है पूरे कोर्स की वो दोबारा से होगी, नई होगी, और उसको हम बिल्कुल पहली क्लास से स्क्रैच से लेके चलेंगे, ताकि वो लोग जो बिल्कुल इस बारे में नए हैं, जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, अलिफ बे भी नहीं पता, तो उनको भी ये कोर्स बहुत हेल्पफुल होगा। मिली मुकम्मल उनके लिए ट्रेनिंग हो जाएगी। जो लोग पहले से कर रहे हैं, आप लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप स्किप कर दिया करें क्लास या ना देखा करें, क्योंकि चीज़ें आपको पता होंगी मैक्सिमम। लेकिन अगर आपको कोई दो चीज़ें भी ऐसी इस क्लास में पता चल जाती हैं जो आपको पहले से नहीं पता थी, तो आपका फ़ायदा ही होगा। और कुछ चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, मुमकिन है कोई कॉन्सेप्ट ठीक ना हो आपका, वो ठीक हो जाए। तो आप लोग लाजमी लाइव क्लास लाजमी अटेंड किया करें। चलिए जी, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? जो आप पढ़ने के लिए आ गए हैं या जो आप काम करते हैं, बेसिकली वो है क्या, उसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग सिंपल अल्फाज में समझ लें। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, ये जो वर्ड लिखा है ना फॉरेक्स, इसमें जो पहले तीन अल्फ़ाबेट्स हैं ये हैं फॉरेन के। ठीक है, और ये ई एक्स है एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? यानी आप जब किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो आप एक अपने मुल्क की करेंसी देते हैं, और जिस मुल्क में आप जा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से, इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो आप अपने मुल्क की करेंसी देंगे और वहाँ के रियाल खरीद लेंगे। तो ये फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है। हम जो ट्रेडिंग करते हैं ये ऑनलाइन फॉरेक्स मार्केट है। ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, इसी चीज़ की हम करते हैं। आप जब पढ़ने के लिए जाते हैं, यूके जाते हैं, तो आपको पाउंड चाहिए। आप अमेरिका जाते हैं, आपको डॉलर्स चाहिए। किसी भी मुल्क में आप सफ़र करते हैं तो एक मुल्क की करेंसी जब आप देते हैं और दूसरे मुल्क की करेंसी ले लेते हैं, तो ये सिंपली फॉरेक्स ट्रेडिंग इसको कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें बाय सेल कैसे होती है, पूरा ट्रू कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें बीच में ब्रोकर कैसे इन्वॉल्व होता है, ये सब चीज़ें आज की इंशाल्लाह हम आज की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना जानें कि फॉरेक्स मार्केट में या फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। एक करेंसी देना और उसके बदले में दूसरी करेंसी को खरीद लेना। इसमें कोड करेंसी क्या होती है, बेस करेंसी क्या होती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। अच्छा, ये डिफरेंट करेंसीज हैं। अब होता क्या है कि क्या इस मार्केट में आप ये काम कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप पाकिस्तानी करेंसी के अगेंस्ट यूएसडी में काम करें, कि आप रुपया दें और डॉलर ले लें। अब वो फिजिकल मार्केट में तो पॉसिबल है, आप रोज़ाना ये काम होता है, पाकिस्तान में रुपया देते हैं और डॉलर ले लेते हैं, इंडिया में भी होता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में जो बड़ी बड़ी दुनिया की जो इकोनॉमीज़ हैं, उनकी ट्रेडिंग ही ब्रोकर्स ऑफर करते हैं, क्योंकि उन्हीं में वॉल्यूम होता है, उन्हीं में रश होता है, उन्हीं में लोग ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे जो बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अमेरिका है, यूरोप के कंट्रीज हैं, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है। उसके बाद जहाँ पे यूरो चल रहा है, उसके बाद बर्तानिया है जहाँ पे पाउंड चल रहा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चल रहा है, न्यूजीलैंड का डॉलर चल रहा है। तो ये वो बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की। फॉरेक्स मार्केट में यानी ऑनलाइन जब आप ट्रेडिंग करते हैं, फिजिकल में तो कोई मसला नहीं, आप रुपया दें और डॉलर ले लें, रुपया दें रियाल ले लें। ठीक है। लेकिन ऑनलाइन फॉरेक्स मार्केट में जो ब्रोकर्स होते हैं, ये जो बड़ी करेंसीज होती हैं, बड़ी इकोनॉमीज होती हैं, इन्हीं को ऑफर करते हैं। ठीक है। तो आप उन्हीं में, उनको मेजर पेयर्स कहा जाता है, उन्हीं में फिर आप ट्रेड करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा फायदा होता है। अब इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ करेंसीज का लेन देन नहीं होता, करेंसीज के अलावा भी फॉरेक्स मार्केट में बाकी चीज़ों का भी, कमोडिटीज़ जो होती हैं उनका भी लेन देन होता है। कमोडिटीज में क्या चीज़ आ जाती है? जैसे आप ऑयल की ट्रेड करते हैं, गोल्ड की ट्रेड करते हैं, सिल्वर की ट्रेड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ बनी हुई है। कॉफ़ी बीन्स भी हैं यहाँ पे, गंदम भी है, कपास भी होती है। यानी रॉ फॉर्म में, खाम हालत में जितनी भी दुनिया की कमोडिटीज़ हैं वो यहाँ पे ट्रेड हो सकती हैं। लेकिन फिर बात यह आ जाती है कि ज़्यादा वॉल्यूम किस में है, ब्रोकर्स क्या चीज़ ज़्यादा ऑफर कर रहे होते हैं, तो वो ऑयल ऑफर करते हैं, क्योंकि ऑयल ग्लोबली यूज़ होता है ना। ठीक है। और मार्केट बहुत बड़ी है ऑयल की। ऑयल यहाँ पे होता है। गोल्ड की मार्केट जो हमारी फेवरेट मार्केट है जिसमें हम काम करते हैं, गोल्ड पे आप करें, आप सिल्वर पे करना चाहें सिल्वर पे करें, करेंसी पेयर्स पे करना चाहें उस पे करें। इसके अलावा नेचुरल गैस पे हमने 2 साल पहले बहुत ट्रेड की थी। ठीक हो गया। तो वो भी इसी तरीके से जो फॉरेक्स के ब्रोकर्स होते हैं वो आजकल क्रिप्टो भी ऑफर कर रहे होते हैं। आप बिटकॉइन पे भी काम कर सकते हैं, इथेरियम पे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, हालांकि क्रिप्टो मार्केट अलग है, फॉरेक्स मार्केट अलग है, लेकिन देखा जाए तो इसको अगर आप कलेक्टिवली देखें तो ये एक ही छतरी के नीचे सब चीज़ें आ जाती हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में लेन देन होता है करेंसीज का, इसके अलावा कमोडिटीज का, इसके अलावा आप इंडेक्सेस में काम कर सकते हैं, जैसे US 500, US 30, US 100, इनमें भी काम कर सकते हैं। इस बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से आगे चल के अगली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहेंगे, आप जो स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे,
ठीक है, अब सवाल ये होता है कि जी आपने ये स्ट्रेटजी बताई है, क्या ये सिर्फ गोल्ड पे काम करती है? तो कोई भी स्ट्रेटजी वॉल्यूम की जो हम आपको पढ़ाएंगे, वीएससी की पढ़ाएंगे, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किसी एक चीज़ पे काम करें और बाकियों पे काम ना करें, ऐसा नहीं होगा। सब पे काम करेगी। गोल्ड पे भी चलेगी वो करेंसीज पे भी काम करेगी, ऑयल पे भी काम करेगी, आप स्टॉक मार्केट में चले जाएंगे वहां पे भी काम करेगी, आप क्रिप्टो पे आ जाएंगे वहां पे भी काम करेगी। आपने उसको बैक टेस्ट खुद करना है। ठीक है, मेरी तरफ से तो इजाजत है, आप जिस पे भी जाके बैक टेस्ट उसको कर लें। वो हर जगह पे काम करेगी। स्टॉक मार्केट में थोड़े से रद्द बदल के साथ काम करती हैं स्ट्रेटेजीज, लेकिन होता उनका वेन जो थीम है वो सेम रहता है उसी तरीके से। गोल्ड पे हमने इसको टेस्ट किया हुआ है। मैं एक चीज हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक पेयर पे रहें और एक स्ट्रैटेजी पे रहें। इसका आपको बेतहाशा फायदा होगा, एक पेयर और एक स्ट्रैटेजी। इस पे काम करें, देखें आपकी ट्रेडिंग कहाँ से कहाँ जाती है। फंसते वो लोग हैं जो जिनके पास अकाउंट भी एक है, उसी पे गोल्ड में घुसे हुए हैं, उसी पे वो करेंसी पे काम कर रहे हैं, उसी पे इंडस्ट्री पे, उसी पे क्रिप्टो चलाया हुआ है। तो समझ नहीं आती उनको कि कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से लॉस हो रहा है, किसकी समझ आ रही है, किसकी नहीं समझ आ रही। आपने गोल्ड पे काम करना है, आपने एक अकाउंट ओपन कर लिया, एक स्ट्रैटेजी रखें और काम शुरू कर दें, आपको गोल्ड की चाल समझ आ जाएगी। आपने ऑयल पे काम करना है, चलें इसी अकाउंट पे कर लें, बस दो चीज़ें होगी। अब आप किसी और चीज़ पे जाना चाहते हैं, आप गैस की ट्रेड करना चाहते हैं, आप उस पर जाना चाहते हैं, करेंसीज पे जाना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि अगर उस पर कोई और स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं तो अकाउंट अलग कर लें। सेम स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर रहे हैं तो भी अकाउंट अलग कर लें। आपको पता होगा कि गोल्ड से आप कितना कमा रहे हैं, गोल्ड और ऑयल से, और करेंसीज से आप कितना कमा रहे हैं। उसमें आपको कितना होल्ड करना पड़ता है ट्रेड को, इसमें कितना होल्ड करना पड़ता है। तो जितनी कम चीज़ों पर ट्रेड करेंगे उतनी आपकी स्पेशलिटी बढ़ जाएगी और उतनी आपकी ट्रेडिंग बेहतर होती चली जाएगी। उसमें आपको पता चलेगा ना कि आपकी स्ट्रैटेजी किस हद तक काम कर रही है उस पेयर पे। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ मच इज द डेली टर्न ओवर ऑफ फॉरेक्स। लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में, खास तौर पे, इंडिया का मुझे नहीं पता, मैं इतने लोगों से बात नहीं हुई, खास तौर पे पाकिस्तान में जो रिवाज है वो ये है कि जी वो फलां एक कंपनी आई है, उसने एक ऐप दी है, उसको डाउनलोड कर लें तो इतने पैसे जमा करवाएं तो 2 दिन बाद इतने मिलते हैं। वो ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी यही समझ रहे होते हैं कि ये कोई ऐप है। इन्हें अक्सर लोग देखते हैं, मुझसे ही पूछ लेते हैं, कभी देखते हैं कहीं काम करते हुए, कहते हैं कौन सी ऐप है जी। ठीक है, तो फिर हम उनको क्या बंदा बताया कि कौन सी ऐप है कौन सी ऐप नहीं है। तो इस चीज़ से बिल्कुल बाहर निकलना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत अगर कोई मार्केट में है, लोग कहते हैं कि इसका कब्जा नहीं है, इसका ये मसला है, ये नज़र नहीं आ रहा है, ये तो नंबर्स की गेम है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल दुनिया बदल गई है। ये असल मार्केट दुनिया की ये है। अब इसमें आप क्या लिखा हुआ है कि फॉरेक्स मार्केट हैज़ द हाईएस्ट टर्न ओवर ऑफ ऑल फाइनेंशियल मार्केट्स। ऑल फाइनेंशियल मार्केट्स कहना आसान बात नहीं है, यानी इसमें क्रिप्टो भी आ गई, इसमें स्टॉक मार्केट्स भी आ गई। ठीक है, उसके अलावा इसमें ई कॉमर्स भी आ गया, यानी जैसे अमेजोन है, दराज है और बाकी इस तरह की अलीबाबा है, ये जितनी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं वो भी इसमें आ गई। ये सब कुछ ऑनलाइन है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट्स, जितनी भी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, फॉरेक्स मार्केट उन सबसे बड़ी है। दिस मीन्स फॉरेक्स हैज़ द हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। डेली टर्नओवर ऑफ फॉरेक्स कैन रीच अप टू $8 ट्रिलियन एक दिन में। ये एक दिन का लिखा हुआ है डेली टर्नओवर। एक दिन में फॉरेक्स मार्केट में 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर्स का कारोबार होता है। अब से 2 साल पहले ये फिगर जो है 5-6 ट्रिलियन डॉलर्स पे था। आजकल ये फिगर जो है ये $8 ट्रिलियन पे पहुंच गया, तकरीबन एक दिन का कारोबार, ये आपको बता रहा हूँ। तो इतनी बड़ी मार्केट है, इसीलिए तो उसमें फायदा भी ज्यादा होता है, नुकसान भी ज्यादा होता है। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि मार्केट इतनी बड़ी है कि इसकी छोटी सी मूवमेंट भी आएगी ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा या बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो रिस्क मैनेज करना होता है इसमें, वही इसकी कामयाबी की कुंजी है। बहरहाल आपने याद ये रखना है कि कोई आपको ये कहता है ना कि अच्छा फलां ऐप भी इस तरह कर रही थी, फलां ऐप पे भी ये काम हो रहा था, वो पैसे इतने दिन बाद इतने देते थे, यहाँ पे क्या हिसाब है। तो आपको ये पता हो कि ये कोई ऐप शैप वाला काम नहीं है, ना ये कोई फ्रॉड है, ना कोई इसमें कोई दो नंबरी है। हाँ, दो नंबरियां करते हैं वो ब्रोकर्स करते हैं, उसका आपको तरीका बताएंगे कैसे अपने ब्रोकर चूज करना होता है। इसके अलावा कोई दो नंबरी नहीं है ना, ये मार्केट बंद होने वाली है, सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट है। जहाँ पे अब आप ये देखिए, मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था कि गोल्ड का काम यहाँ पे हो रहा है। गोल्ड का रेट इस मार्केट में तय होता है। खाम तेल का, जो क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, उसका रेट इसी मार्केट में तय होता है। आज जो रेट होगा कल वो पूरी दुनिया में आ जाएगा। आज गोल्ड की मार्केट जिस रेट पे बंद होगी, कल को दुनिया भर की मार्केट्स में छोटे मोटे फर्क के साथ वही रेट चल रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, अगर ये सिर्फ नंबर गेम है, इसका कोई हकीकी दुनिया से ताल्लुक नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो रेट रात को क्लोज होता है, अगले दिन पाकिस्तान में, इंडिया में, बल्कि पूरी यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया में वो रेट क्यों आ जाता है? इंटरनेशनल रेट है वो यहीं पे तय होगा। इस हवाले से बिल्कुल आपको क्लियर रहने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से आपको आइडिया होगा कि फॉरेक्स मार्केट जो है इस ये तकरीबन $7.5 ट्रिलियन, ये 8 को भी टच कर चुकी है मार्केट। $8 ट्रिलियन इसका एक दिन का हुजम है। इसके मुकाबले में जो दुनिया की बड़ी बड़ी जो स्टॉक मार्केट्स हैं, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, या टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, या लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, उनके आप वॉल्यूम्स देखें कि कितने छोटे हैं इसके मुकाबले में। इसके आधे को भी नहीं छू रहे। ठीक है, इन्हें बिलियंस में और ये ट्रिलियंस में है, इतना फर्क है इस चीज़ में।
तो जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होगी, जब आप वहां काम करने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा भी होगा। नुकसान से बचने का तरीका भी आपको बताएंगे कि आप नुकसान से कैसे बचना है। अब आ जाते हैं इस मार्केट में कि ये मार्केट काम कैसे करती है और कौन कौन लोग इस मार्केट को चला रहे हैं। ठीक है, आमतौर पे आप लोगों को पता है स्मार्ट मनी का, आपने नाम सुना होगा, लेकिन चूंकि एक नए बंदे को चीज़ें नहीं पता होती तो इसलिए बताना यहाँ पे जरूरी है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के फैसले इस मार्केट पे, जैसे आप कल को एफओएमसी की न्यूज़ है। ठीक है, एक न्यूज़ कैसे देखते हैं वो भी आज आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। कल को एफओएमसी है। ठीक है, एफओएमसी क्या है जी? फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। वो क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट जो है अमेरिका में, बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको तय करती है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, ज्यादा होगा, कब कम करेंगे, या कम कर दिया है या नहीं। तो कल को उनकी स्टेटमेंट आनी है। एफओएमसी की दो तरह की न्यूज़ होती हैं। एक होती है जिसमें वो सिर्फ मीटिंग मिनट्स देते हैं, यानी आज एक मीटिंग हुई है, उस मार्केट, हर दुनिया में जो भी ऑफिशियल मीटिंग होती है उसके मिनट्स लिखे जाते हैं कि इस मीटिंग में ये बात हुई है। तो जब वो उसको रिलीज करते हैं तो उसको कहते हैं कि ये मीटिंग मिनट्स रिलीज हुए हैं। उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं होता, समटाइम आ जाता है लेकिन अक्सर नहीं होता। लेकिन एक एफओएमसी जो न्यूज़ होती है, जो कि बुध के दिन ही आती है आमतौर पे, महीने के दरमियान में आती है बुध के दिन, वो ये होती है कि इंटरेस्ट रेट्स का एक्चुअल फैसला क्या हुआ है, बढ़ा दिए हैं या नहीं बढ़ाए, या सेम रखे हैं। ठीक है, तो वो जो ऐसी इस तरह की जो न्यूज़ होती है, गवर्नमेंट्स के जो फैसले होते हैं वो इस मार्केट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। उसके अलावा इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं। यानी सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स क्या है? पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक जैसे स्टेट बैंक हो गया। ठीक है, नेशनल बैंक है। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स हैं पाकिस्तान में, एमसीबी है, एचबीएल है। इंडिया के जो बैंक्स हैं आप वो देख लें, यूरोप के बैंक्स हैं, इन सब ने अपना पैसा इस मार्केट में लगाते हैं और फॉरेक्स मार्केट में लगाते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज हैं, टेलीकॉम की कंपनीज हैं, उनके पैसे भी इसी मार्केट में लगे होते हैं। ठीक है, तो अब आप बैंक को पैसे देते हैं, पाकिस्तान में खासतौर पर आप बात करता हूँ। पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं कि बैंक से सेविंग अकाउंट्स कम खुलवाते हैं, नहीं लेते वहां से पैसा। ठीक है, रिलीजियस वजूहत की वजह से नहीं लेते। अच्छा, करते क्या है कि पैसा संभालने के लिए बैंक में रख देते हैं। अब बैंक उन पैसों को क्या करता है? बैंक वो पैसे इन्वेस्ट करता है डिफरेंट आगे बिजनेसेस में। उनमें से सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है बैंक्स का, वो फॉरेक्स मार्केट में होता है। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। ये लोग, इसी को स्मार्ट मनी कहा जाता है। यही लोग स्मार्ट मनी है, जो बैंक्स होते हैं यही स्मार्ट मनी है। इसमें छोटे पोर्शन भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक इसका बड़ा पोर्शन रखते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेशन आ जाती हैं। कॉर्पोरेशन क्या होती है? स्टेट लाइफ भी एक कॉर्पोरेशन है, जुबली भी एक कॉर्पोरेशन है, दावत कफल भी एक कॉर्पोरेशन है। यानी वो ऐसी ऐसी फर्म्स, ऐसे इदारे जिनको अवाम अपना पैसा देती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी इंश्योरेंस तो कर ली, आपने उसको पैसा भी दे दिया, अब हर साल हजारों लाखों अफराद उनको पैसा देते हैं। तो वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा इसी मार्केट में आ जाता है। ठीक है, इसलिए इस मार्केट का हजम इतना बढ़ गया ना, कि यहाँ भी लोगों ने पैसे दिए, गवर्नमेंट के पैसे भी हो गए, फिर यहाँ पे लोगों ने अपने पैसे दिए, कमर्शियल बैंक्स के पास आ गए, सेंट्रल बैंक्स के पास कमर्शियल बैंक का पैसा आ गया। ठीक है, ये सब पैसा कहाँ जाएगा? फॉरेक्स मार्केट में। उसके बाद हजारों लाखों की तादाद में लोग इंश्योरेंस कंपनीज को अपना अपना पैसा देंगे। ठीक है, ये पैसा आखिरकार यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, यानी ऐसी कंपनीज होती हैं जो लोगों को इन्वेस्टमेंट के आइडियाज देती हैं, उनको गाइड करती हैं, या उनके फंड्स को मैनेज करती हैं। ठीक है, तो लोग उनको पैसे देते हैं, वो उनका उसका कारोबार करते हैं। जैसे इसी के धोखे में तो लोग आ जाते हैं ना आमतौर पे। यानी फेक जो कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स जो फेक होते हैं, वो कहते हैं हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, इतने पैसे दें, इतने दिन बाद डबल होके आ जाएंगे। तो लोगों को फंसाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जेन्युइन जो कंपनीज होती हैं वो लोगों से पैसे लेती हैं। इन्वेस्टमेंट जो फंड्स होते हैं इंडिविजुअल से भी होते हैं। जैसे एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसने पैसा कहाँ लगाना है? अपनी ज़रूरियात के अलावा फॉरेक्स मार्केट में ले आते हैं। तो इसका पैसा भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में ट्रेडर्स, जिसको हम रिटेलर्स कहते हैं, इसका पैसा भी यहाँ पे आता है। अब इसका पैसा यहाँ पे कैसे आता है? मेरे पास $1,000 है, मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया। आपके पास 2,000 है, आपने इन्वेस्ट कर दिया। हम जैसे लाखों लोग हैं, उन्होंने भी इस मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो ट्रेडर्स की, पाकिस्तान का नंबर आप देखें तो हैरान रह जाते हैं कि करोड़ों लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। इस तरह इन सब का होता है, अवाम का पैसा है, लेकिन मुख्तलिफ, आप ये समझें कि ये नहरें हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ दरिया हैं, तो वहां से होता हुआ इस समंदर में आ जाता है। उसकी वजह से होता यह है कि इसका हुजम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो दूसरी दुनिया की किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से बहुत ज़्यादा है। समझ आ गई जी यहाँ तक आपको बात? तो ये वो चीज़ें हैं जो इस मार्केट को चला रहे होते हैं, और इनको कहा जाता है, इन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है कि ये स्मार्ट मनी है। जी। ठीक है, और ये रिटेलर है। दो तरह की कैटेगरीज हैं। अब ये बात आपने याद रखनी है कि स्मार्ट मनी जो है ना, ये कम है, देखने में कम है। ठीक है, देखने में कम क्या है कि मुमकिन है कि सारे मिला के ये 100 फर्म्स हों। ठीक है, दूसरी तरफ ट्रेडर्स जो हैं वो 1,000 हों, लेकिन इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। यही इस मार्केट को मूव करते हैं। क्यों ताकत इनकी ज्यादा है? कि ये तादाद में तो कम होंगे, यानी सेंट्रल बैंक्स कितने होंगे? मुमकिन है
500 सेंट्रल बैंक्स काम कर रहे हो। उसके अगेंस्ट जो ट्रेडर्स हैं वो तो 5 लाख होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स होंगे इंडिविजुअल तो। ठीक है। तो देखने में इनकी तादाद कम होती है, लेकिन इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो इनकी पावर बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ जो रिटेलर्स हैं, देखने में तो इनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन इनकी पावर बहुत कम है। इनकी पावर कम है, ये मार्केट को मूव नहीं करवा सकते। ठीक है। लेकिन स्मार्ट मनी जो है वो मार्केट को मूव करवा सकती है इस अपने पैसे के जोर पे। अच्छा, आमतौर पे एक मिसकंसेप्शन ये भी है, समझा ये जाता है कि ये स्मार्ट मनी है। ठीक है। और इस मार्केट में जो मुकाबला हो रहा है वो ये हो रहा है कि स्मार्ट मनी, ठीक है जी, वर्सेस रिटेलर। ये समझा जाता है कि जी ये बस ये इनको मारने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं होता। असल गेम जो है ना वो इनकी आपस की है। स्मार्ट मनी ही आपस में एक जंग की हालत में कह लें या एक कारोबार की हालत में कह लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। जैसे मार्केट में आप जाते हैं, अब एक हम कहते हैं कि होलसेल की मार्केट है। उस होलसेल की मार्केट में क्या होता है कि कुछ बड़े सरमाएदार होते हैं, 20-25 दुकानें बड़े तगड़े लोगों की होती हैं जिनका अरबों में कारोबार है। अब उसी मार्केट में बाहर आके एक रेडी वाला खड़ा हो जाता है, वो कहता है जी इन सब ने जो दुकानें बनाई है ना, मुझे लूटने के लिए बनाई है। ठीक है, कि मैं भी कपड़े का कारोबार कर रहा हूँ रेडी पे रख के, इनके भी बड़े बड़े गोदाम है, ये भी कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, तो इनका मकसद तो बस मुझे लूटना रह गया सिर्फ। तो ऐसा नहीं है, वो तो नोटिस भी नहीं करेंगे उस बंदे को। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि स्मार्ट मनी सिर्फ रिटेलर्स को मारने के लिए नहीं है, ना ये मुकाबला इनके साथ है। कैसे हो सकता है मुकाबला? हाँ होती है, लिक्विडिटी स्वीप्स होती हैं, या जहाँ पे इनके, अब एक ट्रेडर ट्रेडर है, ठीक है, एक जगह पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, तो प्राइस आती है वहां पे, उनको उड़ाती है, उनको बाहर करती है ताकि प्रॉफिट में हिस्सेदार ना बने। ठीक है, फिर प्राइस अपनी मूवमेंट, अपनी डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इसी पे चल रहे हैं, वो हमारे $100 पे, हमारे $1000 पे स्मार्ट मनी काम कर रही है, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि इनकी आपस की स्ट्रेटजीज होती हैं, ये आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। अब इनके जो फुटप्रिंट्स होते हैं उसको देख के हम पैसा बना सकते हैं। ठीक है, ये दो बड़े ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब उनकी लड़ाई से जो चीजें वो छोड़ के चले जाते हैं वो हम उठा लेते हैं। तो हमारा किरदार इतना है और इतना ही रहना चाहिए, इससे बढ़ के आप इसके मुकाबले में तो आ नहीं सकते। आपके पास फॉर एग्जाम्पल $50,000 है, बड़ी अच्छी रकम है आपके पास, $50,000 है, तो क्या आप किसी कमर्शियल बैंक का मुकाबला कर सकते हैं इस मार्केट में? नहीं कर सकते ना। उनके तो एक दराज में पड़े होंगे $50,000। ठीक है, तो आप नहीं लड़ सकते उनके साथ। तो उसकी बजाय क्या करना है, करना यह है कि जो स्मार्ट मनी के बड़े ग्रुप्स कर रहे हैं, ठीक है, इनके जो फुटप्रिंट्स होंगे उससे आपने प्रॉफिट बनाना है। अब ये कैसे करना है, ये इंशाल्लाह आगे चल के जो हमारी स्ट्रेटजीज है उसमें आप पढ़ेंगे। तो इतनी बात याद रख लें कि स्मार्ट मनी और ट्रेडर्स होते हैं इस मार्केट में, और जो ये करेंगे उसके फुटप्रिंट्स को हम फॉलो करेंगे, और जिस तरह वो प्रॉफिट बनाएंगे उस तरह कुछ ना कुछ हिस्सा हम भी अपना ले लेंगे यहाँ से। अच्छा, अब ये सब चीज़ें आपको बता दी कि फॉरेक्स मार्केट क्या चीज़ है, फिर ये बताया कि फॉरेक्स मार्केट में किन चीज़ों का कारोबार होता है, स्मार्ट मनी क्या होती है और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं। आपको इधर किसने, या मुझे इधर किसने कुछ ने दिया, चले आपको नहीं कहता, मुझे किसने कुछ ने दिया फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, कैसे काम करती है ये, इस पे बात करते हैं। देखिए होता ये है कि मेरे पास तो इतने कम पैसे हैं कि मुझे इस मार्केट की एक्सेस नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये फर्ज करें मेन फॉरेक्स मार्केट है। ठीक है जी, ये मैं हूँ। अब मेरे पास इतना, आप पुराने टाइम पे चले जाए ना, अगर आपसे कुछ तिहाइयाँ पीछे चले जाएं, तो स्टॉक मार्केट्स जो होती थी वहाँ पे सिर्फ सरमाएदार ही जा सकते थे, जिनके पास अच्छे खासे स्ट्रांग जो होते थे पैसे, माशी हिसाब से, वही लोग उसमें कारोबार कर सकते थे, वही लोग वहाँ पे रजिस्टर कर सकते थे। ये तो अब ऑनलाइन हुआ है, तो हर बंदा जिसके पास $100 है, $10 है, वो भी आ जाता है। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना कि एक अच्छी बड़ी मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब ये काम कैसे करता है? अब ये काम इस तरीके से करता है कि मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल $1,000। ठीक है, $1,000। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस मार्केट की एक्सेस मिले, जो कि नहीं दी जाती, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मैं $1,000 से क्या खरीदूंगा, क्या बेचूंगा, एक रश पैदा करूंगा मैं इस जगह पे। ठीक है, इससे बेहतर है कि मुझे इसकी एक्सेस ना दी जाए। अब होता यह है कि इस मार्केट में आने के लिए ब्रोकर्स को लाइसेंस दिए जाते हैं, ब्रोकर इन्वॉल्व हो जाता है, ब्रोकर को लाइसेंस दिए जाते हैं। ब्रोकर क्या करेगा कि किसी भी, जिस मुल्क से वो रजिस्टर हो रहा है, उस मुल्क की जो अथॉरिटी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको पैसे देगा। ठीक है, वो उसको लाइसेंस दे देंगे कि ठीक है जी, आप, ये ब्रोकर है, इसका नाम है XYZ। ठीक है, इसको एक्सेस मिल जाती है मेन मार्केट की। अभी आप ये समझे, मेन सर्वर की एक्सेस कह लें, आप मेन मार्केट की एक्सेस कह लें, एक्सचेंज की एक्सेस कह लें, उनको इस एक्सचेंज की एक्सेस मिल गई कि ये ब्रोकर जो है इसको लाइसेंस दे दिया, ये अब रजिस्टर्ड है, हमारे साथ रेगुलेटेड है, ये हमारे साथ काम कर सकता है। अब ये ब्रोकर क्या करेगा, इसने तो यहाँ पे पैसे जमा करवाए, एक रेगुलेशन का एक सर्टिफिकेट ले लिया। अब ये क्या करेगा, ये आसपास जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलती थी, ये उनसे पैसे लेगा और एक्सेस दे देगा। ये कहेगा कि $1,000 का अकाउंट मेरे साथ बनाए,
मुझे दें $1,000, मेरे पास रखें, मैं आपको इसकी आगे एक्सेस देता हूँ। ठीक हो गया। फिर यहाँ से इसी तरह के, जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस ली है, इस तरह के यहाँ से हज़ारों लोग और होंगे, ठीक है, जिनके पास छोटी अमाउंट्स हैं, जो इस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये सब लोग भी अपना पैसा ब्रोकर के हवाले करेंगे। ब्रोकर क्या करेगा, इन सब से पैसे लेगा और उसके जवाब में इन सबको यहाँ पे एक्सेस दे देगा। ऐसे। अब आपको समझ आ रही होगी कि काम कैसे करती है। यानी डायरेक्ट मैं अप्रोच नहीं कर सकता, मैं ब्रोकर को पैसे दूंगा, ठीक है, मैं दूंगा, मेरे जैसे हजारों लोग देंगे, ब्रोकर उनसे पैसे पकड़ेगा और यहाँ पे इनको एक्सेस दे देगा। ये क्यों देगा ब्रोकर एक्सेस इनको? क्योंकि अब इस मार्केट का मुझसे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, ठीक है, मेरा जो भी मसला परेशानी है वो ब्रोकर के साथ है। मैं ब्रोकर को पैसे दूंगा, ब्रोकर यहाँ पे ट्रेड मेरी ओपन करवाएगा, उसमें लॉस होगा तो मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। ब्रोकर इसमें अपनी फीस ले लेगा। अब फीस किस सूरतों में लेता है, कैसे लेता है, ये भी आपको चल के आगे बताते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि काम कैसे करती है मार्केट। ब्रोकर आपको एक्सेस दे रहा है, आपसे पैसे ले रहा है, ट्रेड चलती है आगे चल के। अब उस ट्रेड में फायदा होता है तो ये आपको जमा कर देगा आपके अकाउंट में, नुकसान होता है तो ये आपके अकाउंट से माइनस कर देगा। समझ आ गई? 22 साल का फैसला आप खुद करेंगे, ब्रोकर उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब होता यह है कि एक ब्रोकर तो नहीं है, इस जैसे हजारों ब्रोकर हैं, सिर्फ दुबई में 5-7 हज़ार ब्रोकर है, ठीक है। अच्छा, रेगुलेटर जो है, जो नॉन रेगुलेटेड है वो तो और भी ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, अब होता यह है कि इससे अब इसमें कंपटीशन की एक फिजा बन जाती है, मुकाबले आ जाता है ना। यानी एक ब्रोकर यहाँ पे खुल गया, फिर साथ एक और ब्रोकर खुल गया, फिर एक और ब्रोकर खुल गया, सब अपना काम कर रहे हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये आपको ऑफर करते हैं कि हमसे बड़ी लेवरेज ले लें। यानी मैं यहाँ पे इस जगह पे हूँ, मैंने अकाउंट ओपन करना है, तो ये ब्रोकर मुझे कहता है कि आपको मैं लेवरेज दूंगा अप टू 2,000। यानी $1 अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मैं उसको 2,000 गुना बढ़ा दूंगा आपकी बाइंग पावर को, ताकि आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीद सकें। ये कहता है जी मैं आपको 1,000 की लेवरेज दूंगा। ये कहता है जी मैं यूरोप में काम करता हूँ या मैं अमेरिका में काम करता हूँ, मेरे पे बहुत सख्त रेगुलेशंस हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 100 की लेवरेज दे सकूंगा, लेकिन इसके पास रेगुलेशन स्ट्रांग है, इसके लाइसेंस स्ट्रांग है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, ब्रोकर्स क्यों ऑफर करते हैं, लोग ये पूछते हैं ना कि ब्रोकर को क्या फायदा लेवरेज देके। तो ब्रोकर को फायदा ये होता है कि वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है कि मैं इसके पास जाऊँ। अब ये मुझसे पैसे लेगा और मेरी ट्रेड्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे फिर ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, ब्रोकर पे अलग एक आपको क्लास कर देंगे। ये लंबा टॉपिक है कि ब्रोकर फिर इसका कैसे नाजायज फायदा भी उठाता है। अब आप इसके पास चले गए, अब इसके पास रेगुलेशन स्ट्रांग नहीं है, एक आधा पेपर है इसके पास, इसने कोई रेगुलेशन नहीं दी हुई, तो फिर ये क्या करेगा, ये एक बी बुक बना लेगा, एक होगी ए बुक, एक होगी बी बुक। ए बुक वो होती है कि जैसे आपने यहाँ से ऑर्डर लगाया, आपने बाय किया, तो इसने वही ट्रेड आपकी आगे भेज दी, ठीक है। अब उसमें लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ वापस आपको दे देगा। एक होता है बी बुक, जैसे लोग पाकिस्तान में भी आमतौर पर टैक्स बचाने के लिए कर रहे होते हैं, कि इसने आपको, आपने बाय का ऑर्डर लगाया, इसको पता है कि इसमें ये बंदा जो है ना, इसकी हिस्ट्री कोई नहीं है, लॉस करता है, उसने ऑर्डर आगे नहीं भेजा, बल्कि यहीं पे आपको एक फेक एंट्री लगा दी बाय की। उसमें जैसे ही लॉस होगा आपका ये सारे पैसे खुद रख लेगा, हालांकि आगे आपकी ट्रेड गई ही नहीं थी। यहीं पे आपने लॉस किया, प्रॉफिट होगा तो पास से दे देगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसको पता है कि इवेंचुअली आपने सारा उड़ा देना है। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जो खास तौर पे ये रीजन है, यहाँ पे लोग बहुत नुकसान करते हैं, सीखते नहीं है, इस वजह से नुकसान करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो फिर बी बुक में आ जाता है, यानी सारे का सारा प्रॉफिट जो था, जो आगे एक्सचेंज में जाना चाहिए था, इस जगह पे जाना चाहिए था, स्टॉक मार्केट में या जो भी फॉरेक्स मार्केट है यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन वो ये सारा खुद रख लेता है, इसको कहते हैं बी बुक। यानी आगे शो ही नहीं करता आपका ऑर्डर, सारा कुछ आपका लेन देन खुद ही चला लेता है। और कभी दिल करता है, नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर है तो सारे पैसे लेके भाग भी जाता है। इसलिए आपने ब्रोकर बहुत एहतियात से चूज करना होता है, इस बारे में इंशाल्लाह आपको गाय बताते रहेंगे। एक मैं बात आपको बताऊं, कल मैंने बताया था कि हम कोई ब्रोकर रिकमेंड नहीं करते, ना हमारी कोई जिम्मेदारी है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ तरीका बता दूंगा ब्रोकर कैसे चूज किया जाता है, कहाँ उसकी रेगुलेशंस देखी जाती हैं, या किस तरीके से, या जो आपको बेहतर लगे आप उस पर काम करें। लेकिन हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कल को कोई अच्छा ब्रोकर भी बंद हो सकता है, भाग सकता है, आपके विड्रॉल्स, आपके डिपॉजिट्स को रोक सकता है, तो फिर मसला बन जाता है। इसलिए हम इस मामले में नहीं पड़ते। हम कहते हैं कि अपने मुल्क के हिसाब से रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ काम करें, बात खत्म। अच्छा जी, तो ये मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया कि ब्रोकर कैसे काम कर रहा होता है। ये सब चीज़ें ना अब इंट्रोडक्शन है, इसकी डिटेल्स आगे फिर हम, जब सालों आप हमारे साथ रहेंगे, महीनों के हिसाब से साथ रहेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ डेली डिस्कस होता ही रहता है। हाउ ब्रोकर मेक मनी, अब ब्रोकर को कैसे पैसे बचते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट आ गया कि ये ब्रोकर की बिल्डिंग है, ये ब्रोकर है, ठीक है जी। अब ब्रोकर मुझसे पैसे लेता है और आगे एक्सचेंज में भेज देता है, यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस होता है वो वापस इधर दे देता है। यानी ये एक मिडिल मैन का काम कर रहा है, ये मिडिल मैन है ब्रोकर, ठीक है, जो आपके पैसे लेता है, आगे लगाता है, जो नुकसान नफा होता है वो आपको वापस कर देता है, इसका ये काम है। अब ये कैसे पैसे कमाता है, ब्रोकर्स में से क्या फायदा होता है, ब्रोकर का फायदा आपको मैं समझा देता हूँ। पहले ये समझ लें,
अच्छा, ब्रोकर जो है ना पैसे कमाता है स्प्रेड की शक्ल में। अब स्प्रेड क्या होता है तो अब ये समझ लें, ये बड़ी जरूरी चीज़ है। ये वो चीज़ बता रहा हूँ आपको जो आमतौर पे लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं साल साल से, पता ही नहीं होता इस चीज़ के बारे में, कुछ पता नहीं है कि बिट क्या है, आस क्या है। ना भी पता हो कोई बात नहीं, स्ट्रेटजी आपको आती है, बाय सेल करें पैसे कमाएं। लेकिन जाहिर है अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आपको छोटी छोटी बारीकियों का पता होना चाहिए। बिट प्राइस क्या होती है? अब देखें जी, आपके पास एक चार्ट है, ठीक है जी, ये चार्ट है। आपके पास यहाँ पे प्राइस आ रही है 100 $100 प्राइस आ रही है। आप कहते हैं कि जी मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ, ठीक है, आप कुछ चीज़ खरीद रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड है। आप यहाँ पे $100 की रेट पे आप खरीदने पे तैयार हो गए, तो इसे कहते हैं बिड प्राइस। द प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे फॉर एन एसेट। आप किसी ने कंपेटिटिव पिस्तौल तो नहीं रखी ना, आप खुद कह रहे हैं कि मैं यहाँ से बायर हूँ, मैं ऐसे खरीद सकता हूँ। तो जिस रेट पे आप खरीदने पे तैयार हो जाते हैं, आप एक गाड़ी खरीदते हैं, आप जाते हैं, बंदा कहता है जी गाड़ी जो है जी 14 लाख रुपए की है। आप कहते हैं नहीं ये थोड़ा कम करो, 13.5 देते हैं, आपको कहता है ठीक है जी। तो 13.5 लाख जब आपने उसका रेट लगाया था कि जी मेरी तरफ से ये प्राइस है, उसे कहते हैं बिड प्राइस। ठीक है, कि आप रेडी हैं इतने पे खरीदने पे। तो जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं और अपनी मर्जी से वहां पे पैसा देने पे तैयार होते हैं, उसे कहा जाता है कि ये बिड प्राइस है। द प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे फॉर एन एसेट। कोई भी एसेट आप खरीदते हैं, गाड़ी है, घर है, बंगला, प्लाट, जो भी आपके पास है, सोना है, जब आप उसको अपनी मर्जी से कहते हैं कि मैं इतने पैसे दूंगा या मैं रेडी हूँ इतने पे खरीदने पे, तो ये आप कहते हैं, इसको कहते हैं बिड प्राइस। अब आस्क प्राइस क्या होती है? आपने कोई चीज़ बेचनी है, ठीक है, आपकी गाड़ी है, आप कहते हैं कि मैंने जी इसको बेचना है इस जगह पे, इस रेट पे, रेट है आपका जैसे मैंने बताया, आप कहते हैं 15 लाख रुपए की बेचनी है गाड़ी को, ठीक है जी। अब 15 लाख रुपए की आपने गाड़ी बेचनी है, तो ये आप मांग रहे हैं इतने पैसे, इसे कहते हैं आस्क प्राइस। द प्राइस अ सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर एन एसेट। इससे नीचे आप कहते हैं नहीं, बस ये लास्ट है, ये बिल्कुल आखिरी है। आप यहाँ पे आपने शुरू की थी बेचनी, आप कहते थे मैं 17 लाख की बेचूंगा, ठीक है, लेकिन कम करते करते चले आप 15 लाख पे आ गए, तो ये आपकी आस्क प्राइस है कि इससे नीचे मैंने नहीं बेचना, लास्ट आपकी प्राइस ये है, इसको कहा जाता है आस्क प्राइस। तो आस्क और बिड के दरमियान जो डिफरेंट होता है, जो डिफरेंस आ रहा था, उसे हम कहते हैं स्प्रेड। अभी आपको समझाऊंगा, अभी आपको सही समझ नहीं आई, अभी आपको डिटेल से समझाने लगा हूँ ये, ठीक है जी। अब इसको समझें। इतनी बात समझ आ गई कि आस्क क्या होता है और बिड क्या होता है, ठीक है। बिड प्राइस वो प्राइस जो आप देने को तैयार है, आस्क प्राइस वो प्राइस जो आप कहते हैं कि इससे कम पे मैंने नहीं बेचना, ठीक है जी, उसकी जो आप मांग रहे हैं प्राइस, उसको कहा जाता है आस्क प्राइस। अब देखें जी एक चीज, ब्रोकर कैसे पैसे कमाता है? ब्रोकर पैसे ऐसे कमाता है कि आप $100 पे खरीदने पे तैयार हैं, आपकी बिड प्राइस है $100, ठीक है जी, आप यहाँ से खरीदने पे तैयार हैं, आप बाय का बटन दबा देते हैं, यहाँ पे बटन आ रहा होता है बाय, आपने बाय का बटन प्रेस किया, आपकी जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी ना, जो रेट होगा वो आगे फॉर एग्जांपल वो ओपन हो जाता है 101 रुपये पे, $101 पे, आपने 100 पे बटन दबाया, लेकिन आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है 101 पे यहाँ पे जाके, ठीक है। ये जो $1 का डिफरेंस आ रहा है ना आपकी प्राइस में, बिड प्राइस में जो $1 का डिफरेंस आ रहा है, इसे कहते हैं स्प्रेड। ठीक हो गया, ये स्प्रेड होता है असल में। ये स्प्रेड क्या है? डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा। यानी आपने कहा था कि मैं 100 पे तैयार हूँ, ब्रोकर आपकी तरफ से उस माल को खरीद लेगा, लेकिन 101 का खरीदेगा। क्यों 101 का खरीदेगा मैं ये आपको एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता $1 का, छोटा सा होता है डिफरेंस, पैसों के हिसाब से होता है, यानी सेंट्स के हिसाब में होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। होता तो वो पिप्स के हिसाब में, लेकिन पिप्स अभी मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए बता नहीं रहा। तो यहाँ से आपको जो डिफरेंस आ रहा है ये ब्रोकर ने कमा लिए। अब आपकी ट्रेड बेशक आपने जो $100 से खरीदा था वो 101 से आपको मिला, 101 वाला बेशक चला जाए 110 पे, बेशक वापस आ जाए 90 पे, यानी आपको प्रॉफिट हो जाता है। आपने एक चीज़ खरीदी वो महंगी हो गई, आपको प्रॉफिट हो गया, या वो लॉस में चलेगी, आपको नुकसान हो गया। ब्रोकर के पास ये $1 आया बस, जो उसने आपसे फौरन से कमा लिया। अब ब्रोकर की तरफ से आप फारग हैं, आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसका कोई लेना देना नहीं। समझ आ गई है मेरी बात? और आस्क प्राइस क्या होता है, या स्प्रेड डाउन साइड कैसे चलता है, कि आपने गोल्ड खरीदा था $100 का, यही वाली इसी की बात कर लेते हैं, 100 पे आपने खरीदा था, प्राइस चली जाती है 110 पे, आप कहते हैं जी मैं यहाँ से बेचूंगा अब। ठीक है, आपने आस्क प्राइस करा दी, या आपने कहा, आपने सेल का बटन दबा दिया, सिंपल रखते हैं, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाते, आपने सेल का बटन दबा दिया कि मैंने यहाँ पे बेचना है जी अब। ठीक हो गया, आपने बेचा, आपका आपने बेचा था 110 पे, लेकिन आपकी ट्रेड स्टार्ट होगी 109 से। ठीक है जी, 109 से आपकी ट्रेड स्टार्ट होगी। क्यों? वो $1 जो कमीशन था, या जो
कमाई करनी थी ब्रोकर ने, उसने आपकी ट्रेड भी तो आगे लगवाई है ना, आपको तो एक्सेस कोई नहीं दे रहा था वहां पे। तो आपको एक्सेस किसने दिलवाई है? ब्रोकर ने। उसके बदले में ब्रोकर आपसे कुछ ना कुछ तो कमाएगा। तो यहाँ से ब्रोकर ने आपका जो रेट था 110, उसको खुद ब खुद कम करके 109 का बेच दिया, और नीचे आ गई प्राइस। ठीक है। अब नीचे आएगी तो आपको फायदा है, ऊपर जाएगी आपको नुकसान है, क्योंकि आपने जिस जगह से चीज़ बेच दी थी, जितना नीचे उसका रेट गिरेगा, शॉर्ट पोजीशन आपने ली हुई है, उतना आपको फायदा है। अब आपको फायदा हो या आपको नुकसान हो, ब्रोकर का से कोई लेना देना नहीं, उसने जो $1 आपसे कमाना था उसने यहीं पे शुरू में कमा लिया। इसकी एग्जाम्पल आप वैसे देखें, आप एक बंदे को कहते हैं कि जी मैंने प्लॉट लिया था 50 लाख रुपए का। ठीक है। प्लॉट की एग्जांपल्स आपको अक्सर देता रहूंगा, क्योंकि इससे आपको बात जरा आसानी से समझ आ जाएगी। 50 लाख रुपए का आपने प्लॉट खरीदा, आपने उसको कहा जी कि उसको बेच दो। ठीक है, मैंने इससे कम पे नहीं बेचना। अच्छा, वो जो एजेंट है या जो ब्रोकर है, वो आपको कहता है कि जी इसमें से मेरा कमीशन भी होगा, 1 लाख रुपए मेरा कमीशन होगा। आप उसे कहते हैं जी मैंने कमीशन नहीं देना, मुझे 50 लाख का 50 लाख ही चाहिए। वो क्या करता है, वो कहता है ठीक है मैं महंगा करके बेच लूँ, आप कहते हैं जी बेच लो। उसने बेच दिया इसको 52 लाख रुपए का। ठीक है, 52 लाख में 2 लाख उसने खुद रख लिए, 50 लाख आपको दे दिए। ये अक्सर, ये तो एक कॉमन चीज़ है ना, कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से अब ये 2 लाख रुपए क्या था, ये उसने कमा लिए। ठीक है, और आपके पैसे आपको दे दिए। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे जब भी आपको बाय की ट्रेड लगाते हैं, आपने लगाई थी $1 से, तो मुमकिन है वो जाके हिट हो आपकी 1.1, यानी $1 10 पैसे से, 10 पैसे ब्रोकर कमा लेगा। बाकी आप जो फायदा होगा सारे का सारा आपका होगा। तो बस इस तरीके से आपको पता चल गया कि बिड प्राइस क्या होती है, आस्क प्राइस क्या होती है। आपको जब आप चार्ट ओपन करेंगे, MT5 जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें MT5 में दो लाइंस आपको नजर आ रही होती हैं ऐसे, एक बिड प्राइस होती है, एक आस्क प्राइस होती है। ठीक है, इस वो इनका इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा होता है, वो स्प्रेड होता है ब्रोकर का। यानी आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस, ये मैं आपको दोबारा रिपीट करवाऊंगा जब हम MT5 पे जाएंगे, वहां पे आपको मजीद बेहतर समझ आ जाएगा। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया है कि ब्रोकर कैसे पैसे कमाता है। इसके अलावा भी ब्रोकर पैसे कमाता है, यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्रोकर आपको एक अकाउंट ऑफर करता है जिसे कहते हैं जीरो स्प्रेड। यानी ब्रोकर आप कहते हैं कि मैंने 100 रुपये पे बटन प्रेस किया था, तो 100 से ही मेरी ट्रेड स्टार्ट हो। ठीक है, ऐसे ना हो कि मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, आपने मुझे 101 रुपये की लेके दी है, तो फिर आपने तो यहाँ से पैसे कमा लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 100 पे हिट करूँ तो 100 पे ही मेरी बाइंग स्टार्ट हो। तो ब्रोकर इस पे भी राजी है, वो कहता है ठीक है ये कर लें, लेकिन एक ट्रेड के हिसाब से फिक्स कमीशन है। मिसाल के तौर पे आपने ये बाय किया, तो मेरा फिक्स कमीशन है ₹1। ये आपको बाय हो सेल हो ना हो, मैं इतना कमीशन फिक्स दूंगा आपको। तो उस तरीके से भी ठीक है, लोग उस पर भी काम करते हैं। तो डिफरेंट अकाउंट्स टाइप्स होती हैं। ये फिर आप जब ब्रोकर के अकाउंट बनाएंगे, वैसे तो लोगों ने बनाए होते हैं पहले ही, तो आपको पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं जी कि मार्केट काम कैसे करती है। ब्रोकर का तो आपको बता दिया। मार्केट ओपन रहती है हफ्ते में 5 दिन। ठीक है, 5 दिन ब्रोकर्स ओपन रहते हैं, और तकरीबन 24 घंटे ही ओपन रहते हैं। आमतौर पर ब्रोकर 1 घंटे के लिए रात को बंद होता है, लेकिन मार्केट 24 घंटे चलती रहती है। अच्छा, अब स्टार्ट कैसे होता है सुबह को? सिडनी, हमारे पाकिस्तान के हिसाब से बताने लगा हूँ, सबसे पहले सिडनी सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको हम एशियन सेशन भी कहते हैं। सिडनी स्टार्ट होता है, उसके बाद अभी ये चल रहा होता है सिडनी, इससे पहले टोक्यो भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टोक्यो चल रहा होता है, लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है, लंदन चल रहा होता है, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। जैसे ही न्यूयॉर्क खत्म होता है, दोबारा से सिडनी स्टार्ट हो जाता है। ये जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये साइकिल चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है ऐसे। मार्केट बंद नहीं होती। 2 दिन मार्केट बंद होती है हफ्ते इतवार को, बाकी 5 दिन मार्केट 24 घंटे इसी हिसाब से खुली रहती है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप अपने हिसाब से कैसे देख सकते हैं कौन सा सेशन चल रहा है, या कौन सा सेशन, जो ये चीज़ होती है ना ये वाली। ये देखें, अभी लंदन सेशन चल रहा था, लंदन सेशन पाकिस्तान में शुरू होता है दिन 12 बजे। अच्छा, लंदन सेशन चल रहा था, इसके ख़त्म होने से पहले शाम को 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो जाता है। यानी एक सेशन चल रहा है, उसके ख़त्म होने से पहले एक और सेशन स्टार्ट हो गया न्यूयॉर्क। तो ये जो चीज़ होती है, इसको कहते हैं ओवरलैप। ये ओवरलैपिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है मार्केट में। ठीक है, इसी तरीके से टोक्यो सेशन चल रहा होता है, टोक्यो खत्म होने से पहले लंदन स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ये भी ओवरलैप होता है। तो जहाँ पे भी दो सेशंस ओवरलैप हो रहे होते हैं, उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे काम करने का आपको मजा आएगा। इसी को ऐसे ICT में किल जोन्स भी कहते हैं। यही किल जोन्स होते हैं जहाँ पे मार्केट ओवरलैप कर रही होती है, और मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दो सेशंस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ज़्यादा कारोबार होता है, तो यहाँ पे आपको अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी सेशन ओपनिंग हो, पहले 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें आपको अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं। ठीक हो गया? ये बातें भी इंशाल्लाह हम देखेंगे डिटेल से आगे चल के। फिलहाल आपको यहाँ पे, अच्छा जी हमारी ट्रेड चल रही है और इसका TP भी हिट होने वाला है, ये भी हमने लाइव ट्रेड करवाई थी यहाँ से। ठीक है, ये जोन मार्क किया हुआ है, यहाँ से भी ट्रेड की हुई है मैंने, यहाँ से भी ट्रेड की हुई है, ऊपर से भी। और इसको मेरा ख्याल मैनेज कर लेना चाहिए। सिर्फ मुझे 1 सेकंड दें। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
चलें जी, अब आ जाते हैं जी हम आगे। इसमें आपको दिखाना था ये देखें, आप जब जाएंगे इस वेबसाइट पे आप आएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे, साथ ही आपको थोड़ा सा तरीका ये भी बताता हूँ कि आप लोग न्यूज़ कैसे देखते हैं। ठीक है, हालांकि टॉपिक नहीं है हमारा। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आएंगे तो यहाँ पे ये कैलेंडर ओपन होता है, forex factory.com पे जैसे ही आप जाएंगे तो आप इस कैलेंडर पे आ जाएंगे। इसमें देखें ये डेट्स लिखी हुई हैं, और डेट्स के साथ आगे कौन सी न्यूज़ किस वक्त आनी है ये डाटा पे लिखा हुआ है। जैसे आपको अभी एफएमसी की मिसाल दी थी, तो ये देखें ये लिखा हुआ है जी एफओएमसी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये होती है। स्टेटमेंट का मतलब होता है, और ये फेडरल फंड रेट, ये दो न्यूज़ हैं। ये इस रेट्स में बताएंगे कि हमने रेट चेंज कर दिया कि नहीं, इस स्टेटमेंट में ये होगा। ठीक होगी। उसके बाद ये एफएमसी स्टेटमेंट जारी होती है, तो 11 बजे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आधे घंटे बाद। तो ये सारा जो जोन है 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहले फंड रेट्स अनाउंस होते हैं। रेट्स अनाउंस होने के बाद उसके साथ ही डिटेल्ड स्टेटमेंट जो है वो भी जारी हो जाती है। और उसके बाद 11:30 बजे फिर जो एफएमसी चेयरमैन है, जो इनके हेड हैं, वो उनकी स्पीच होती है। ठीक है, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो उसमें सवाल जवाब होते हैं। अब उन सवाल जवाब का बड़ा इम्पैक्ट होता है, लोग सुन रहे होते हैं, जाहिर है। उससे जो एक हवा बनती है, उससे जो एक राय बनती है लोगों की, उसके हिसाब से मार्केट मूव करना शुरू कर देती है। इसी तरीके से ऑल डे, ये जुमेरात को फिर छुट्टी है, तो अभी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इस जगह पे जाएं, इस ये जो आपको एक फिल्टर का साइन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, क्योंकि अब हम काम करते हैं मैक्सिमम गोल्ड में, सारी ट्रेडिंग हमारी गोल्ड में होती है। तो अब मुझे गोल्ड के अगेंस्ट यूएस डॉलर होता है, डॉलर वर्सेस गोल्ड में काम कर रहे हैं ना। तो अभी चीज़ हमने पढ़नी है, तो मुझे सिर्फ यूएसडी की न्यूज़ चाहिए, मैंने बाकी सबको अनचेक किया हुआ है। मुझे कोई न्यूज़ यहाँ पे नहीं चाहिए, सबको मैंने अनचेक कर दिया। उसके अलावा मुझे सिर्फ हाई इंपैक्ट न्यूज़ चाहिए, जिसका ज़्यादा असर होगा, उसको मैंने चेक किया हुआ है। और जिस दिन छुट्टी हो, मुझे पता होना चाहिए कि आज तो छुट्टी है, उसको मैंने चेक किया हुआ है। बाकी मीडियम इंपैक्ट न्यूज़, जो ऑरेंज फोल्डर है, ये मीडियम इंपैक्ट है। ठीक है, देखें लिखा आ रहा है मीडियम इंपैक्ट एक्सपेक्टेड, और नो इम्पैक्ट। ठीक है, लो इम्पैक्ट। इनको मैंने अनचेक किया हुआ है, क्योंकि इनकी मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पता होनी चाहिए। इसको मैंने कर दिया अप्लाई फिल्टर। अप्लाई फिल्टर करने के बाद इस तरह की आपको शक्ल नजर आ रही है, और यूएसडी की जितनी भी न्यूज़, जितने भी डाटा से रिलीज होने हैं, वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए न्यूज़ दो तरह की होती है, एक न्यूज़ तो ये है। अब इसमें आप अगर आप देखेंगे तो ये तो डाटा की न्यूज़ है ना, डाटा रिलीजेज है। ये देखें, ये तो अगले कई माह का आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे कि किस दिन क्या होना है, किस दिन क्या। ये देखें, फ्राइडे 4 जुलाई, ये इस दिन भी छुट्टी है, बैंक हॉलीडे है। ठीक है जी, इस दिन भी यूएसटी में बैंक हॉलीडे है, जिस दिन बैंक हॉलीडे होती है हम भी लाइव नहीं आते। अच्छा, उसके बाद ये तो महीनों के हिसाब से। कुछ न्यूज़ ऐसी होती है, एक बात और चलें साथ बताता हूँ, अक्सर लोग आप देखेंगे यूट्यूब पे इसको बोलते हैं न्यूज़, तो ये गलत वर्ड होता है। न्यूज़ की जमा भी न्यूज़ ही है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारे जब लाइव में आप बैठे हो तो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, बोलें भी ठीक। न्यूज़ की जमा भी न्यूज़ होती है, ठीक है, न्यूज़ कोई वर्ड नहीं होता। अच्छा, अब होता यह है कि जब एक तरह के डाटा तो आपको नजर आ गए, दूसरी तरह का जो डाटा होता है या जो न्यूज़ हो सकती है वो ये है, जैसे अब आजकल चल रही है, जैसे जंग की न्यूज़ है, वार, टैरिफ वार थी इससे पहले, कि फलां मुल्क पे इतना टैरिफ लगा दिया, अमेरिका ने फलां पे इतना टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा जैसे कोरोना था, ठीक है, या कोई मिस हो जाता है बड़ा दुनिया में, तो वो एक और तरह की न्यूज़ होती है, वो भी इम्पेक्ट करती है। तो वो तो उसके लिए हमें वक्ती तौर पे न्यूज़ हम देखते रहते हैं, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, हल्की फुल्की नज़र आपको होनी चाहिए अमेरिका पे और गोल्ड मार्केट पे। बाकी जो है ये डाटा, ये तो आपको साथ साथ में मिलते रहते हैं। अब आज चलते हैं नीचे इसमें, यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे एक टैब है इस जगह पे, ये वाली सेशंस। ठीक है, आप अपने मुल्क का टाइम, आप जब ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट मेरा ख्याल है कि ये आपके मुल्क के टाइम के हिसाब से ही ऑपरेट करेगी। बहरहाल, ये पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप देखें, यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 बजे देखें, ये 3 है, इससे पिछला जो साइन था ये 2 बजे का है। यहाँ पे 2 बजे सिडनी पाकिस्तान में ओपन होता है, लेकिन ब्रोकर जो है ना वो 3 बजे ऑपरेट होते हैं। ब्रोकर 1 घंटा बंद होता है रात को, एचएफएम की बात कर रहा हूँ, वो 1 घंटा रात को बंद होता है। तो 3 बजे मार्केट ओपन होती है, सिडनी मार्केट सबसे पहले। इसी तरीके से 5 बजे, 5 बजे आप देखते हैं आजकल सुबह सुबह बड़े बड़े वॉल्यूम आते हैं, उसकी वजह क्या है, टोक्यो सेशन ओपन होता है। ठीक है, तो 5 बजे टोक्यो स्टार्ट हो जाता है। अब आप इस जगह पे अगर नजर रखें, तो ये 5 से लेके और 11 बजे तक ये ओवरलैप कर रही है मार्केट, दो सेशंस ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये वॉलेटिलिटी का टाइम होता है, खास तौर पे 5 बजे से लेके 7 बजे तक। पहले 2 घंटे, किसी भी मार्केट के पहले 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब वो ओवरलैप कर रही होती हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अभी टोक्यो सेशन चल रहा होता है, ये आपका क्लोज होना होता है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2 बजे, लेकिन उससे पहले ही 12 बजे लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है तो 12 से लेके 2 बजे तक ये भी फिर ओवरलैप का टाइम आ गया। यहाँ पे फिर दो सेशन चल रहे हैं। तो जब ओवरलैप करेगी मार्केट, फिर वॉलेटाइल होगी, तो आपको यहाँ पे भी अच्छी ट्रेड मिल सकती है, ये भी किल जोन है। अच्छा, उसके बाद टोक्यो तो खत्म हो गया 2 बजे, लेकिन अभी आपका लंदन सेशन तो चल रहा है। लंदन सेशन स्टार्ट हुआ था आपका दिन 12 बजे, और इसने खत्म होना था रात को जाके 9 बजे।
लेकिन इससे पहले शाम 5 बजे आपका न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन हो जाता है। ये फिर एक ओवरलैप आ गया। ये ओवरलैप 4 घंटे का है, तो 5 से लेके 9 बजे तक, इसीलिए आपकी क्लास का टाइम 9:30 होता है, ताकि हम ट्रेडिंग से फ्री हो जाएं। ठीक है। और भी वजूहत हैं, बाकी लोग भी फ्री हो जाएं, दिन में काम करते हैं, खवातीन भी फ्री हो जाएं किचन से, इसलिए। बहरहाल ये जो 4 घंटे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है ट्रेड करने के लिए। आज जो हमें ट्रेड की है, अभी आपको दिखाई है जो चल रही है, वो भी इसी टाइम के दौरान हुई है। और बड़े बड़े जो यूएसडी के डाटाज होते हैं, वो भी इसी टाइम पे रिलीज होते हैं। तो इसमें आपने सबसे अच्छा टाइम आपके पास दिन में ये 4 घंटे हैं। जो बंदे मसरूफ रहते हैं, कोई और जॉब करते हैं, कोई और काम करते हैं, वो कोशिश ये करें कि या तो इसमें काम कर लें 12 बजे से लेके 2 बजे तक, इसमें काम करें। ठीक है, ये इसमें कम से कम मार्केट को देख लें। या फिर काम करें 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। इसके अलावा जो बाकी टाइमिंग्स हैं, ये कोई इतने खास नहीं है। हाँ, ये टाइम अच्छा है, सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक, ये 7 बजे तक, ये भी एक अच्छा टाइम है। इसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सुबह का वक्त होता है। कुछ लोग जागते हैं, कुछ नहीं जागते। तो बहरहाल अपने अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि मार्केट सेशंस में काम करती है। ठीक हो गया जी। ये ना जी, ट्रेड ने टारगेट भी हिट कर दिया एक तो। चलें जी, माशाल्लाह, ये बड़ी बेहतरीन ट्रेड थी, और बहुत वेट करने के बाद हमें ट्रेड मिली है, काफ़ी वेट करने के बाद। इसका टारगेट पहला ये बताया हुआ था, और दूसरा टारगेट अभी ये बताया हुआ है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह दूसरा टारगेट भी हमारा हिट करेगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी रिस्क पे। रिस्क मार्केट में, इस मार्केट में कितना रिस्क है कितना नहीं है, लोग इसी बारे में कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन जी रिस्क, अगर देखा जाए तो इतना कंट्रोल्ड रिस्क दुनिया के किसी और कारोबार में नहीं है, जितना आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो अकाउंट पब्लिक है यूट्यूब पे, जो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ने, उसमें मैंने आपको बताया कि मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं 1% रिस्क लेता हूँ एक ट्रेड पे। यानी मेरा अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल $20,000 का अकाउंट है। ठीक है जी। तो मैं उस पर 1% रिस्क ले रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, दुनिया का कोई और कारोबार दिखाएं जहाँ पे आप कहें कि जी मैंने $20,000 इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन मैंने रिस्क 1% लिया है। चाहे वो चाय का खोखा है, चाहे वो सब्जी की दुकान है, चाहे वो कोई एयरलाइन है, ठीक है, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट का और बिजनेस है, चाहे कोई फैक्ट्री है। कहीं पे भी लॉस जब होना शुरू होता है ना, फिर वो कैलकुलेटेड नहीं होता। चाहे कोई फैक्ट्री है, एयरलाइन है, एयरलाइन की सबसे अच्छी एग्जांपल है, कितना महंगा बिजनेस है दुनिया का। ठीक है, सिर्फ कोई 1% लोग दुनिया के कर सकते हैं इस काबिल हैं जो एयरलाइंस का बिजनेस कर सकते हैं। अब जब जहाज उड़ता है, अब इंडिया में देख लें कितना मिसहैप हुआ। तो जहाज उड़ गया, अब जब वो क्रैश किया, तो उसमें क्या, कोई किसी के पास, किसी शख्स के पास ये चांस था कि मेरा 1% उड़ जाए, बाकी मेरा महफूज रहे, या मेरा बस सामान चलो चला जाए, हमारी जानें जिंदगी के बच जाए? तो नहीं है ना। तो फॉरेक्स मार्केट का फायदा यह है कि ये इतनी सेफ मार्केट है कि आपने अपने हाथ से अपना रिस्क तय करना है। अब मसला ये होता है कि लोग इसको बिल्कुल आसान समझ लेते हैं, वो रिस्क लेते ही नहीं है। यानी कैलकुलेशन ही नहीं करते रिस्क की, कितना ले रहे हैं उनको पता ही नहीं है ना। इस वजह से आप दुनिया की जो मर्जी स्ट्रेटेजी उठा कर ले आएं, अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं है, तो मैंने कल आपको बताया था कि आपने उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपका अकाउंट जीरो होने से कोई नहीं बचा सकता। सॉरी। अच्छा जी, दूसरी तरफ देखा जाए, जब आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे ना, रिस्क मैनेजमेंट रखेंगे, तो ये बिल्कुल लो रिस्क बिजनेस है। इसमें कोई रिस्क नहीं है। आप 1% उड़ा देते हैं, कोई मसला नहीं, अगले दिन आप 2% कमा लेंगे। कल हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जब ट्रेड चल रही थी, हमने एक ट्रेड ली हुई थी, कल जब क्लास चल रही थी, उस क्लास का स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन बिल्कुल छोटा सा रिस्क था, हिट हो गया, कोई बात नहीं, आज जो ट्रेड चल रही है आपके सामने है, उससे डबल कमा लिया। ठीक है। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल लो रिस्क है, फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे, फिर ये हाई रिस्क है, फिर सारा उड़ेगा। इस तरह बाकी कारोबार का आपको बताया, एयरलाइन की एग्जांपल दी है, फिर यहाँ पे भी आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना है। रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान रखेंगे हम। देखा जाए तो अब ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप, ड्राइविंग करना रिस्की है, अब आपसे ये मेरा सवाल है, क्या ड्राइविंग रिस्की है? ठीक है, अगर आप प्रॉपर उसको प्रोटोकॉल्स के साथ कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, अपनी लेन में रहते हैं, स्पीड लिमिट में रहते हैं, सेफ्टी फीचर्स का ख्याल रखते हैं, तो फिर बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। ड्राइविंग पूरी दुनिया कर रही है। अगर आप रॉन्ग लेन में चले जाते हैं, मोटरवे पे घुस जाते हैं, किसी हाईवे पे रॉन्ग लेन में चले जाते हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा ओवर कर लेते हैं, गाड़ी के टायर्स का ख्याल नहीं रखते, अपनी सीट बेल्ट का ख्याल नहीं रखते, तो फिर ड्राइविंग बहुत रिस्की है। तो ये आपके हाथ में है, दोनों चीज़ें, आप इसको जिस साइड पे रखना चाहेंगे उस साइड पे चली जाएगी। हमारे लिए ट्रेडिंग बहुत लो रिस्क बिजनेस है, और बहुत, इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ है। जिस तरह मैंने आपको भी बताया, यहाँ पे बताया था ना, कि इसमें आप रिस्क 1% रखते हैं तो ये बहुत सेफ है। और आपको एग्जांपल दी बाकी बिजनेसेस की कि कोई भी इतना जल्दी ग्रो नहीं करता। इसी तरीके से एक और चीज़ भी है इसमें, कि जितनी तेज़ ग्रोथ इस मार्केट में है, इतनी तेज़ ग्रोथ किसी और मार्केट में नहीं है। मैंने जो अकाउंट पब्लिक किया हुआ है ना, उसको मैं स्लो करके चलाता हूँ, ताकि एक एग्जांपल बने वो सबके लिए, कि आप देख लें कि ये कितना अच्छा ग्रो किया, कितनी स्लो पेस पे कितनी बड़ी ग्रोथ है। 3 माह पूरे हो गए हैं।
तो जो अकाउंट पब्लिक किया हुआ है उसको आज 3 माह पूरे हो गए हैं बने हुए, और आज हम उसको चेक कर रहे थे लाइव में, 75% ग्रोथ में है। आप मुझे दुनिया का कोई बिजनेस बताएं कि जिसको आप स्टार्ट करें और 3 माह में आपको 75% वापस भी कर दे। ठीक है, सिर्फ 25% आपका मार्केट में रह गया, बाकी सारा तो आपने वापस ले लिया अपना, अब तो सारा फ्री हो गया आपका सारा काम ही। यानी वो $20,000 का जो अकाउंट था वो अपनी जगह पे है, और उसमें से मैंने 14-15 हज़ार, $15,000 वो मैंने वापस ले भी लिए, वो मैंने कमा लिए, $20,000 तो अपनी जगह पे लगे हुए हैं। तो कोई बिजनेस ऐसा नहीं है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह कहीं पे भी आपके पैसे नहीं उड़ेंगे। फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट बस ये आपने याद रख लेनी है, कामयाबी की कुंजी यही है। जिसकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा, जो रिस्क को फॉलो नहीं करेगा वो उड़ता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, लोगों को इसका भी आमतौर पर नहीं पता होता, पिप क्या चीज़ है। अभी हम इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन है। कल हमारी जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो कल के बाद जुमेरात को, वो क्लास होगी हमारे इंशाल्लाह ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे, ट्रेडिंग व्यू के बारे में, MT5 के बारे में। तो पिप क्या होता है, जिस तरह हर मार्केट में जैसे लिक्विड है एक, उसको नापने के लिए लीटर की इकाई यूज़ होती है, एक पैमाना यूज़ होता है, ठीक है, उसकी छोटी इकाई है मिलीमीटर, बड़ी है जो मिलीलीटर, और बड़ी लीटर है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप कोई चीज़ नापते हैं, फासला नापते हैं, तो वो मिलीमीटर से स्टार्ट होता है और किलोमीटर तक जाता है। इसी तरीके से जब आप फॉरेक्स मार्केट में कोई मूवमेंट आती है, प्राइस ऊपर उठती है, तो अब आप क्या कहेंगे। उस दिन बल्कि हम हंस रहे थे लाइव में भी, एक रील हमने देखी, तो उसमें एक बंदा कह रहा था कि जी ये मैंने यहाँ से ट्रेड लगवाई है, और पता नहीं एक सूतर का भी फर्क नहीं आया बीच में। तो यहाँ पे जो सूतर शूतर नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, कोई आप इस तरीके से नाप सकते हैं कि प्राइस ने कितना मूवमेंट किया, 2 इंच मूवमेंट किया कि 2 फुट मूवमेंट की है। यहाँ पे जो भी प्राइस की मूवमेंट होगी वो होगी पिप में। पिप कहते हैं परसेंटेज इन पॉइंट्स। ठीक है, परसेंटेज इन पॉइंट्स, ये आपने याद रखना, आपको पता होना चाहिए, एक काम की चीज़ है। अब ये है क्या चीज़, द स्मॉलेस्ट होल यूनिट प्राइस मूव दैट कैन एक्सचेंज रेट कैन मेक बेस्ड ऑन फॉरेक्स मार्केट कन्वेंशन। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब प्राइस मूव करती है ना किसी साइड पे, तो जो सबसे छोटी उसकी नापने की इकाई है उसको पिप कहते हैं, परसेंटेज इन पॉइंट। बस इतना आप याद रख लें, इसकी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसकी मूवमेंट पिप्स की शक्ल में होती है। पिप को कैसे काउंट करते हैं, कैसे नहीं करते, ये इंशाल्लाह आगे चल के हम पढ़ेंगे। आखिरी जो चीज़ है आज की हमारी क्लास की, आखिरी जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं अब हम। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ज़रा, दो चीज़ें हैं। मैंने आपको भी बताया था आस्क प्राइस और बिड प्राइस के हवाले से, ठीक है। एक चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट से देख लें, इस मार्केट में, हालांकि ट्रेडिंग व्यू की जो हमारी क्लास होगी उसमें भी हम ये पढ़ेंगे, इस मार्केट में जो भी काम होता है वो होता है पेयर की शक्ल में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी रुपए की, कि आपने PKR ये आपने दिया, ठीक है, और USD आपने ले लिया, US डॉलर ले लिया, तो ये एक पेयर बन गया। जो पहली करेंसी होती है, जो पहले लिखी होती है, जैसे यहाँ पे गोल्ड पहले लिखा हुआ है, उसे आप कहते हैं बेस करेंसी। ये बेस है, इसको बेस करेंसी कहते हैं, बस याद रखने की बात है। और जो दूसरी वाली होती है जो आगे लिखी होती है, देखें ऑब्लिक के बाद जो लिखा हुआ है US डॉलर, इसे आप कहते हैं कोट, QUOT, कोट। ठीक है, कोट करेंसी। पहली वाली कौन सी होती है, बेस करेंसी, दूसरी होती है कोट करेंसी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, लोग जो नए होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं इस बात में, बल्कि पुराने भी इसे पूछ लो उसको भी नहीं से पता होता आमतौर पे। अब मैं कहता हूँ कि जी इस जगह से आज हमने बाय किया, ये हमने लेवल देखें कितना छोटा सा मार्क किया हुआ है कि जी यहाँ पे प्राइस टैप करे तो बाय कर लें। ठीक है, यहीं से हमारी ट्रेड चल रही है अभी भी। अब यहाँ से बाय कर लिया, प्राइस यहाँ पहुंच गई, हम ट्रेड से आउट हो गए। यहाँ पे हमने कहा था इस जगह से बाय कर लें, लेकिन प्राइस अगर हमने बाय नहीं किया हुआ, हमने बाय नहीं किया हुआ, प्राइस यहाँ पहुंच गई, मैं कहता हूँ जी यहाँ से सेल कर दें। अब अक्सर लोग जो नए आते हैं ना वो कहते हैं सेल कैसे कर दें, बाय नहीं किया था हमने। यानी मैं आपको कह रहा हूँ कि गोल्ड बेच दें, सेल की मतलब क्या है, गोल्ड का चार्ट है ना, गोल्ड बेच दें। तो ये बिल्कुल एक उनका सवाल ठीक होता है। जैसे आप घर पे बैठे हैं, मैं आपको कहता हूँ जाएं मार्केट में जाके गोल्ड बेचें, तो आप कहेंगे भाई गोल्ड तो है ही नहीं हमारे पास, बेचें कहाँ से। इस मार्केट में ऐसे नहीं होता। इसमें आप जब बाय का बटन दबाएंगे आपकी बाय की ट्रेड चल पड़ेगी, उसको कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। ठीक है जी, लॉन्ग पोजीशन इसे कहते हैं। और जब आपको कहेंगे कि सेल का बटन दबाएं या सेल कर दें, तो उसको कहते हैं शॉर्ट पोजीशन, SHORT। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चल के दोबारा भी। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, अब इसमें फ़र्क क्या होता है। जब आपके पास है ही नहीं तो आपने बेच कैसे दिया, यहाँ से लोगों को डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं, कोई कहता है हराम है, कोई कहता है फलां, कोई कहता है जब है ही नहीं तो बेचा कैसे। अब देखिए इसमें होता ये है, ये क्या लिखा हुआ है, बेस करेंसी है गोल्ड, कोट करेंसी है डॉलर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तरफ है जी गोल्ड, एक तरफ है डॉलर। अब चूंकि ये एक पेयर है, इसकी आप एग्जांपल लें इससे,
जैसे बच्चों का शीशा होता है, पार्क्स में लगे होते हैं झूला। अब जब गोल्ड, मैं कहता हूँ बाय कर लें, ठीक है, आपने गोल्ड खरीद लिया। अब जब दो चीज़ों में से दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, दो चीज़ें मुकाबले में चल रही हैं, उनमें से एक की वैल्यू बढ़ती है, हम कहते हैं यहाँ से बाय कर लें। क्यों बाय करवाया हमने यहाँ से? क्योंकि हमारे ख्याल में प्राइस को यहाँ से ऊपर उठना चाहिए था। तो जब यहाँ से गोल्ड ऊपर उठेगा तो डॉलर कहाँ जाएगा? ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। सीसा में क्या होता है, एक बच्चा जब ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरा बच्चा ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। इसी असूल पे मार्केट काम करती है। जब आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए तो ऑटोमेटिकली डॉलर की प्राइसेस नीचे गिरेंगी। समझ आ गई? अच्छा चलिए, तो सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब मैं कहता हूँ गोल्ड बेच दें, ठीक है, आप कहते हैं गोल्ड है ही नहीं। तो इसका मतलब ये होता है, मैं ये कहता हूँ गोल्ड बेचने से मुराद ये है कि शॉर्ट पोजीशन लें। शॉर्ट पोजीशन से मतलब ये है कि जो आपकी कोर्ट करेंसी है, दूसरी करेंसी जो है, इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। यानी मैं आपको ये अंदाजा लगा के बता रहा हूँ कि डॉलर ऊपर जाने वाला है। तो डॉलर जब ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली गोल्ड कहाँ जाएगा? गोल्ड नीचे जाएगा। उसी सूल पे काम कर रहे हैं अभी भी, सीसा के सूल पे। जब मैं कहता हूँ कि आपकी ये कोर्ट करेंसी जो है ये उठने वाली है, तो मैं कहता हूँ गोल्ड सेल कर दें। गोल्ड सेल का मतलब ये शॉर्ट का बटन दबा दें। अब शॉर्ट की जगह पे ब्रोकर सेल का बटन देता है। शॉर्ट और लॉन्ग लोगों को समझ नहीं आती, ब्रोकर ने क्या किया, वहां पे बाय और सेल का बटन दे दिया। ठीक है, इसको कहते हैं सेल करना, हालांकि इसको असल में कहा जाता है शॉर्ट पुश। ये देखें, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठहरें, ये देखें क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग पोजिशन। ये लॉन्ग पोजिशन लगा देते हैं, ठीक है जी। लॉन्ग पोजीशन में क्या है कि जितना ऊपर जाएगी उतना प्रॉफिट होगा। ये हमारी लॉन्ग पोजीशन थी, मार्केट जितना ऊपर जा रही है हमें फायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ ये क्या चीज़ है, ये है जी शॉर्ट पोजीशन। ये लो। इसमें क्या होता है कि जितना मार्केट नीचे जाएगी उतना फायदा होगा। ग्रीन साइड पे जितना मार्केट मूव करेगी उतना हमें फायदा है, रेड पे जितना जाएगी उतना हमें नुकसान है। यहाँ से हमने शॉर्ट करना था इस तरह, ये हमारी शॉर्ट पोजीशन थी, यहाँ से हमने शॉर्ट किया फॉर एग्जांपल। और ये जो ये वाली थी ये हमारी लॉन्ग पोजीशन थी। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जब आपके पास गोल्ड है ही नहीं तो फिर आप सेल कैसे कर सकते हैं। असल में तो आप सेल शेल नहीं कर रहे होते, असल में आप पोजीशन लेते हैं कि शॉर्ट पोजीशन है या लॉन्ग पोजीशन है। अच्छा, इसको जरा साफ जगह पे ले जाते हैं, आप देखें जी। तो अब इस बात को समझ लें, जब मैं कहूँगा गोल्ड बाय कर लें, चलें वो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, गोल्ड बाय कर लें, गोल्ड खरीद लें, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं ना। जब कहूँगा गोल्ड बेच दें तो उसका मेरा मतलब ये होता है कि डॉलर ऊपर जाने वाला है, तो डॉलर खरीद लें, या फिर ये कह लें कि डॉलर खरीद लें, ठीक है, और गोल्ड सेल का बटन सेल दबाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका जो भी एक्शन होगा ना वो आपका बेस करेंसी पे इफेक्ट होगा। बेस करेंसी पे आप जो भी करेंगे बेस करेंसी पे करेंगे, बाय सेल बेस करेंसी पे होगा। तो जब मैं कहता हूँ बाय कर लें तो खरीद लिया आपने, जब मैं कहता हूँ सेल कर दें उसका मतलब ये है कि ये नीचे जाने वाला है, गिरने वाला है गोल्ड। मतलब क्या हुआ कि उसके अगेंस्ट डॉलर ऊपर जाने वाला है, तो आप सेल का बटन दबाएंगे, आप शॉर्ट एंट्री में आ जाएंगे। इस तरीके से आप सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हमने खरीदा है कि नहीं खरीदा। चलें जी, आपकी आज की क्लास यहाँ पे एंड हो गई है। ये आपका इंट्रोडक्शन था फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि कैसे होती है, कैसे काम करती है, बेसिक सवालात, पिप क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, ब्रोकर बीच में कैसे आता है, लेवरेज क्या होती है, लेवरेज के बारे में मुझे डिटेल से भी आगे चल के बताऊंगा, अभी आज थोड़ा सा ही बताया आपको। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसों। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं एक दफ़ा इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आप लोग मुझे बता दें कि समझ ठीक आ गई है या नहीं।